स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 1 ग्रेड 11 बायोलॉजी ऑफ द फेडरल बोर्ड। ठीक है, प्रीवियस जो हमारे चैनल पे लेक्चर्स मौजूद हैं वो पंजाब बुक बोर्ड के अकॉर्डिंग हैं। तो उसमें मैट्रिक और एफएससी के जितने भी लेक्चर हैं वो पंजाब के अकॉर्डिंग है, और प्रीवियस जो हमारा सेशन था वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो लेक्चर्स मिसिंग थे तो वो हम जल्द से जल्द अपलोड कर दें। तो इसमें बेटे हमारे पास आपकी फेडरल की बायोलॉजी के अंदर 3 मेन सेक्शंस हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेक्शन को हम स्टडी करते हैं। उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ अबाउट द सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल किस चीज़ से मिलकर बना है। हमें पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, और सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिर्फ हमने सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन ही नहीं स्टडी करना, बल्कि हमने इसमें सेल का स्ट्रक्चर और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनका फंक्शन भी हमने देखना है। ठीक है, और फिर ओवरऑल सेल का भी फंक्शन देखना है। ऑब्वियसली हम 9th क्लास की बायोलॉजी में ये बात पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सेल का फंक्शन है that is decided by the organelles and organelles are the subcellular structures actually। तो अब इसमें सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से जब भी हम सेल की बात करते हैं ना बेटे, तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आपको माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारी बुक में कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। जो बेटे सेल की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती हैं। सेल की स्टडी से मुराद, अगर आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, अगर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को एग्जामिन करना है, हाई लेवल पे काम कर रहे हैं आप लोग, आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप उसके अंदर सेल के ऑर्गेनेली स्टडी करना चाहते हो, तो फिर आपको माइक्रोस्कोपी ये लफ्ज़ मैंने लिखा माइक्रोस्कोप, लेकिन आपको जो माइक्रोस्कोप का यूज़ है उसकी डेफिनेशन तो आती है ना, द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप को यूज़ करना तो आ जाता है, लेकिन हमें सेल्स को देखना नहीं आता। कि अगर आपने बॉडी का कोई सेल स्टडी करना है, आपने उस सेल के ऑर्गेनेली स्टडी करने हैं, तो फिर आपने उनको किस फॉर्म में लेना है, सैम्पल कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन से आपके पास मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आपने जो है ना वो सेल के स्ट्रक्चर्स का पता चलाना है, ऑर्गेनेलीज का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो पता चलाना है, उनके फंक्शंस का पता चलाना है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। तो ये जो बेटे एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो 1 बाय 1 करके हम स्टडी करेंगे। वो कहते हैं एनालिटिकल टेक्निक समझने से पहले थोड़ा सा सेल के बारे में हम देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों ने बेटे मैट्रिक में सेल थ्योरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसके अंदर आपने डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल भी पढ़ा था। ठीक है, उसमें जोलॉजिस्ट शामिल थे, बायोलॉजिस्ट शामिल थे, बॉटनिस्ट शामिल थे, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड और भी बहुत से फिजिस्ट। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी के अंदर आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, सेल किसने डिस्कवर किया वो हमें पता है, रॉबर्ट हुक ने जो है वो हमें सेल के बारे में बताया, सेल डिस्कवर किया। उससे पहले अरिस्टो था, उसने हमें एक आइडिया दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स में कोई ना कोई ऐसा यूनिट ज़रूर है जो दोनों में कॉमन है, और वो सेल था। बाद में हमें पता चला रॉबर्ट हुक ने ही उसको नाम दिया था सेलुले, और उसकी टर्म हम तक सेल की फॉर्म में पहुंची। फिर आपने डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल देखा, जिसमें लुइस पास्चर भी आया, मैथिस श्लीडन, थियोडर शवान भी आया। ठीक है, इसके अलावा एंटोनी वैन लीeuwenhoek भी आया, और भी काफ़ी सारे, जैसे आपके पास जो है वो रॉबर्ट कूच। ठीक है, तो इन तमाम साइंटिस्ट का रोल तो हम 1 बाय 1 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट जो है वो सेल थ्योरी पे जाएंगे। वो कहते हैं सेल थ्योरी, हमें पता है कि सेल थ्योरी के 3 मेजर पास्टुलेट्स थे, 3 मेजर पॉइंट्स थे। और ये सेल थ्योरी हमें पता है कब जो है ना वो फार्मूलेट की गई थी, 1938 से 1939 के अंदर, जब हमें पता है कि मैथिस श्लीडन और थियोडर शवान ने, दोनों जर्मन, एक जोलॉजिस्ट और एक बॉटनिस्ट था। ठीक है, मैथिस श्लीडन जो है ये बॉटनिस्ट था, और थियोडर शवान जो है ये जोलॉजिस्ट था। तो मैथिस श्लीडन ने 1938 में और थियोडर शवान ने 1939 के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की रिस्पेक्टिवली स्टडी की इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि एनिमल्स या प्लांट्स सेल से मिलकर बनते हैं, इनकी बॉडी एग्रीगेट्स ऑफ सेल पर मुश्तमिल होती है।
तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने ही जो है ना वो सेल थ्योरी की बेस रखी थी। यानी सेल थ्योरी की बुनियाद आपसे कोई पूछे कि सेल थ्योरी इनिशिएट किन लोगों ने की थी, वो इन्हीं लोगों ने की थी। पहला पास्टुलेट इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद जो है ना वो ओमनी सेलुला ई सेलुला वाली स्टेटमेंट, जिसके ऊपर जो है वो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इस स्टेटमेंट को बुनियाद बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हमारे पास सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट्स क्या हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। तो ये पहला पॉइंट हम यही बना लेते हैं कि जो सेल है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट तो यही है, या फंडामेंटल यूनिट भी हम कह सकते हैं कि जिंदगी की बुनियादी इकाई यही है। यानी इसी से लाइफ हमारी स्टार्ट होती है, लाइफ हमारी इसी से स्टार्ट होती है। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास बनता है उसमें यही है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट। अब इस लास्ट पॉइंट में हमारे पास जो बात है वो ये है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर? तो ये हमारे पास सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स हो गए कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अच्छा, अब इसमें ये तो थी सेल थ्योरी बना ली हमने, लेकिन अब सेल थ्योरी बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी पड़ी, या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप इन तमाम चीज़ों का जायज़ा ले सकते हो। सर बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास सेल बायोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं। उसमें हम वन बाय वन जो है ना तमाम टेक्निक्स को देखते हैं। कि सबसे पहली जो टेक्निक हमारी बुक में डिस्कस की गई है दैट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन। बेटे, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं किसी चीज़ के जुज़्व को, हिस्से को, पार्ट को। लेट के हमारे पास एक सेल है और उस सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेली होते हैं। उस सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेली होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने उस सेल के हर एक एक ऑर्गेनेली को अलहदा करना है। ठीक है। अब हर ऑर्गेनेली का साइज़ डिफरेंट है, किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ छोटा है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे सेल्स को, सेल के कंपोनेंट्स को, सेल के कंपोनेंट्स, अब सेल के कंपोनेंट्स हमें पता सेल ऑर्गेनेलीज होंगे। सेल फ्रैक्शनेशन में बेटे सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन है। किस चीज़ की सेपरेशन है बेटे? ऑर्गेनेलीज की, या फिर सेलुलर कंपोनेंट्स की। अब सेलुलर कंपोनेंट से मुराद ये है कि आप सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करना चाहते हो, आपने पूरा ऑर्गेनेली स्टडी नहीं करना, आपने उसकी मेम्ब्रेन स्टडी करनी है। तो मेम्ब्रेन को कैसे हम हासिल करेंगे, उसको कैसे माइक्रोस्कोपी के लिए लेके जाएंगे हम, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर हमारे पास सेपरेशन, किस चीज़ की सेपरेशन? ऑर्गेनेलीज की, ये सेलुलर कंपोनेंट्स बोल दो, सेल बोल दो, उनकी सेपरेशन है। बेटे किस बेस पे सेपरेशन है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस, कि कौन कौन से मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे यूज होंगे। उनमें हमारे पास जो प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल यूज होता है वो हम कहते हैं कि हम इनके सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको साइज और उनकी जो डेंसिटी है, साइज और उनकी जो डेंसिटी है, इस बेस पे सेपरेट करते हैं। सेल की साइज और सेल की डेंसिटी, सेल का साइज या सेल के कंपोनेंट्स का साइज और उनकी जो डेंसिटी है उस बेस पे सेपरेशन है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन? सेल फ्रैक्शनेशन का जो प्रिंसिपल है उसमें मेन बात यही है कि हमने सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी। अब इन्हीं पोर्शन को हम जो है ना वो आगे एक्सटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल फ्रैक्शनेशन है उसका जो प्रिंसिपल है उसके 2 मेजर जो है ना वो पार्ट्स हैं। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले
वो कहते हैं जब आपने किसी भी सेल को सेपरेट करना है या सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो बेटे सबसे पहले उसकी होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, हमने उसकी होमोजेनाइजेशन करनी है। अब होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है? ये होमोजेनाइजेशन का मतलब ऐसे ही है जैसे आपने मिल्क शेक बनाना है। ठीक है, आपने जो है ना वो ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर लिया, उसके अंदर आपने जो है वो मिल्क भी डाल दिया, शुगर एंड जो भी है ना, जिस भी फ्रूट का आप बनाना चाह रहे हो आपने वो फ्रूट उसमें डाल दिया और उसको जो है ना वो आपने घुमाना शुरू कर दिया, ब्लेंड करना शुरू कर दिया ब्लेंडर के ज़रिए। ठीक है, बिल्कुल वही टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। होमोजेनाइजेशन क्या मतलब क्या है कि हमारे पास हम होमोजेनस मैस ऑफ सेल लेना चाहते हैं। होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स या सेल कह लो, हम उसका होमोजेनस मिक्सचर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है जिसको यहाँ पे तो अब होमोजेनाइजेशन है ना, अभी हम पूरी की पूरी बात करते हैं। इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना सेल फ्रैक्शनेशन के, एक हमारे पास होमोजेनाइजेशन है और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो जैसे अब हमारे पास हमने कहा होमोजेनाइजेशन में हमने होमोजेनस मैस ऑफ द सेल बनाना है, तो इसके लिए जो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए दैट इज ब्लेंडर। ब्लेंडर चाहिए। अब हम ब्लेंडर में क्या करते हैं, जाहिर बात है कि अगर हमने कोई सेल लिया है तो उसको ड्राई तो नहीं हम उसको ब्लेंड करेंगे, तो उसको किसी मीडियम के अंदर ब्लेंड करेंगे। तो हम ब्लेंडर लेंगे, उस ब्लेंडर में क्या डालेंगे? मीडियम डालेंगे। अब वो मीडियम क्या होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेल। आइदर जो है वो हम प्लांट सेल को लेके जा रहे हैं या हम एनिमल सेल को लेके जा रहे हैं, और हमें पता है कि प्लांट सेल के दरम्यान में ना जंक्शंस होते हैं, सेलुलर जंक्शंस होते हैं, एक सेल दूसरे सेल्स के साथ मिले हुए होते हैं, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स हम इनको बोलते हैं। तो बेटे यहाँ पे मीडियम जो है ना, उस मीडियम की जो पीएच है वो बड़ी इफेक्टिव है। ठीक है, अगर आप पीएच चेंज करोगे तो सेलुलर कंपोनेंट्स की जो है ना कंसिस्टेंसी चेंज हो सकती है, यानी अगर उनके ऊपर मेम्ब्रेन है तो उनकी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी चेंज हो सकती है। सिमिलरली जो है ना वो टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, मीडियम का टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। ठीक है, पीएच है, टेम्परेचर है, उस पीएच में आइंस की कंसंट्रेशन है, यू नो द, अगर आइंस की कंसंट्रेशन अप एंड डाउन होगी तो ऑस्मोसिस का फिनोमेना डिफरेंट होगा। फिर ऑर्गेनेलिज के अंदर हो सकता है कि उस ऑर्गेनेली का जो है फ्लूइड बाहर निकल जाए या उसके अंदर फ्लूइड हो दाखिल हो जाए। तो इस तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को यानी कि एक मीडियम बनाना है जिसके अंदर पीएच मेंटेन होगी, टेम्परेचर मेंटेन होगा, आइंस जो है ना वो मेंटेन होंगे। फिर जाके हमने उस मीडियम के अंदर अपने सेल्स को डालना है और वो सेल्स का मीडियम उठा के किसमें डाल देना है? ब्लेंडर में। और जब ब्लेंडर में डालेंगे तो ऑब्वियसली हमने उसको क्या करना है? ब्लेंड करना है, ताकि हम एक होमोजेनस मिक्सचर, जो भी हम सेलुलर मैस चाहते हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है, ये तो था हमारा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने सेल लिया, कोई भी सेल है, अभी मैंने बात की कि प्लांट एनिमल सेल भी हो सकता है हमारे पास, वो प्लांट सेल भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर एनिमल सेल है तो उसके गिर्द सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन जो हमारे पास प्लांट सेल है बच्चा, उसके अंदर सेल वॉल होती है। और हमें पता है कि एक सेल प्लांट सेल का और जो दूसरा सेल होता है, इसके दरमियान में जो लेयर होती है, जो इन दोनों को आपस में जोड़े हुए भी होती है, वो मिडल लैमेला होती है। क्या होती है? मिडल लैमेला। ठीक है, अब इस मिडल लैमेला को हमने ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि डाइजेस्ट हो जाए। क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैक्टिनेज एंजाइम हम डालते हैं इसमें, ताकि पैक्टिनेज एंजाइम जो है ना वो इस मिडल लैमेला को डाइजेस्ट करे और हमारे जो प्लांट सेल्स हैं दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। जब सेपरेट होंगे फिर ही हम इनका होमोजेनस सोल्यूशन बना सकेंगे, इनको जो है ना फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ले जा सकेंगे। जब तक हमारे पास बच्चा ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे ना, तब तक हम इसकी कहानी आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, हम इंडिविजुअल सेल, प्लांट सेल स्टडी नहीं कर सकते। तो इसकी मिडल लैमेला जो सेल वॉल का कंपोनेंट है, उसको हम सेपरेट करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम डालते हैं। जो पैक्टिन वगैरह होती है, एगर पैक्टिन हमने पढ़ा हुआ है, सेलुलोज, एगर, पैक्टिन, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और एनिमल सेल्स जो है ना वो ज़रा इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनके गिर्द सेल वॉल नहीं होती और इजीली उनके ऑर्गेनेलिज जो है ना वो हम सोल्यूशन में लाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। अब है सेकंड स्टेप, जो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि सेल फ्रैक्शनेशन के अंदर सेल के साइज़ और सेल की डेंसिटी जो है
या सेल के कंपोनेंट्स की जो डेंसिटी है, लाइक ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिज्म, उनके साइज और डेंसिटी की बेस पे सेपरेशन होने जा रही है। तो इस सेपरेशन में यानी सेल फ्रैक्शनेशन के दो बड़े बड़े स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होमोजेनाइजेशन, दूसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। अब होमोजेनाइजेशन में तो हमने ब्लेंड बना लिया। अब ब्लेंड कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। लेट के ये आपके पास एक छोटी सी वायल थी जिसके अंदर आपने ब्लेंड बना लिया, ठीक है। चलें जी, ये मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है ना ये डिफरेंट साइज़ के ऑर्गेनेलीज हैं, डिफरेंट साइज़ के क्या हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ छोटा है, और ये मेरे पास पूरे होमोजीनियस सोल्यूशन के अंदर ये फैले हुए हैं, ठीक है। ये पूरा एक होमोजीनियस इनका सोल्यूशन बना हुआ है, यानी जहाँ से भी आप सैंपल लो वो सेम कंसिस्टेंसी का सेम सैंपल आप जो है ना वो ऑब्टेन करोगे, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। बेटे सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है घुमाना है हमने, ठीक है। यानी असल अब जो सेपरेशन होनी है कंपोनेंट्स की वो यहाँ होनी है। हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन होनी है किसकी, ऑर्गेनेलीज की या सेल कंपोनेंट्स की, या सेल के कंपोनेंट्स की सेपरेशन होनी है। किस बेस पे सेपरेशन होनी, बेस वो ही किस बेस पे, उनके साइज और उनकी डेंसिटी की बेस पे, उनके साइज और उनकी डेंसिटी की बेस पे। अब हमने इस सॉल्यूशन को घुमाना है। इस सॉल्यूशन को देखो, यहाँ पे हमने जो यूज़ की थी मशीन वो क्या थी, ब्लेंडर। अब यहाँ पे जो मशीन हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूज। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ना बेटे, इसके ज़रिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है। इस मशीन के ज़रिए हमने जो सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन के अंदर छोटे बड़े तमाम कंपोनेंट्स इक्वली जो है ना वो उसमें फैले हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो सबसे वज़नी हैं वो अलहदा हो जाएं, सबसे बड़े फिर उनसे छोटे, या हम जिसको चाहते हैं, जिस ऑर्गेनेली को चाहते हैं वही ऑर्गेनेली सेपरेट हो। उसके लिए फिर बेटे अब हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिस मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज है, और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन होनी है। और इस मशीन का जो प्रिंसिपल है बेटे, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोगों ने पढ़ी हुई है मैट्रिक के अंदर बेटे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स किसी चीज़ को दायरे में घुमाती है, इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा था कि उस चीज़ को दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज का जो प्रिंसिपल है, जिस बेस पे सेंट्रीफ्यूज काम करती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। अब आपने देखा होगा ये घरों में ड्रायर होती है, जो वॉशिंग मशीन होती है ना, इस वॉशिंग मशीन के साथ जो है ना एक ड्रायर होती है, उसमें हम कपड़े सुखाते हैं। तो कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कपड़े डाल देते हैं और ऊपर हम ना स्पीड सेट कर देते हैं। अब जो मॉडर्न आ रही है उनके ऊपर स्पीड सेटर भी है, कम स्पीड पे या हाई स्पीड पे। आरपीएम कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, के 1 मिनट में ये कितनी दफ़ा घूमें। बिल्कुल ऐसे ही इस मशीन के अंदर हम ये वायर उठा के रखेंगे और इसका बटन ऑन कर देंगे, उसके ऊपर हम रेवोल्यूशन पर मिनट सेट कर देंगे, उसकी स्पीड सेट कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज की क्या सेट कर देंगे, स्पीड सेट कर देंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग। हमारी बुक कहती है कि पहला तरीका ये है कि जिसके अंदर आपने जो सेंट्रीफ्यूगेशन करनी है वो आपकी डेंसिटी की बेस पे सेपरेशन होनी है। डेंसिटी की बेस पे सेपरेशन होनी है तो हम इसको कह देते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक। और जो दूसरी सेपरेशन है बेटे वो हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है बेटे, डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब हमें समझ में आता है कि अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा या कम होगी उसमें। अब डिफरेंशियल ग्रेडियंट में मैं आपको समझाता हूँ, ये दोनों बातें हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेयर करते हैं इसको। अब जो हमारे पास पहली टेक्निक है जिसमें हमने कहा कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसमें होगा क्या, इसमें हमारे पास जो भी कंटेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, लेट के ये हमारे पास वही ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे, इस ट्यूब को अपने आप
इसी के अंदर जो है ना वो अरेंज कर लेंगे। कब अरेंज करेंगे? जब हम उसको कहाँ रखेंगे? सेंट्रीफ्यूज में। सेंट्रीफ्यूज में रख के हम उसको क्या करेंगे? स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, ठीक है। जब वो स्पिनिंग है, उस स्पिनिंग की वजह से जो है ना ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट के अंदर अपने आप को सेटल डाउन कराएंगे। अब देखो बेटे, जो मॉलिक्यूल बड़े बड़े होंगे, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो हमें बॉटम में मिलेंगे, वो यहाँ नीचे वाले बैंड में आ जाएंगे। जिनकी डेंसिटी इनसे कम होगी वो थोड़े यहाँ आ जाएंगे, जिनकी डेंसिटी उनसे कम होगी वो यहाँ, जिनकी डेंसिटी और कम, यानी कि सबसे छोटी लोएस्ट डेंसिटी के सबसे ऊपर, और जो हाईली डेंस थे वो कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी हमने एक ही ट्यूब के अंदर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी डिफरेंट लेयर्स बना ली। यानी आप ऊपर वाली लेयर सेपरेट करोगे, उसमें कोई ऑर्गेनेली होंगे, सेकंड लेयर सेपरेट करोगे, उसमें कोई होगा, थर्ड करोगे, उसमें कोई होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जो है ना उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लेना है। ये तो थी पहली कहानी कि डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी इसमें साइज और डेंसिटी दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंशियल क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन है, उसमें और डेंसिटी वाली में क्या फ़र्क है बेटे? जब हमने डेंसिटी वाली करवाई ना, उसमें हमने स्पीड फिक्स कर देनी है। स्पीड क्या कर देनी है? फिक्स कर देनी है। लेकिन इसी को जब हम यूज़ करवाएं, रखें, और इसी के अंदर हमने डिफरेंट कंटेंट्स डाले हैं, लेड के बड़े वाले डाले हैं, छोटे वाले हैं, तमाम जो भी हमने होमोजेनाइजर से, ब्लेंडर से मटेरियल लिया है, उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेके जाना है। तो उसको हमने, अब जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसके अंदर हमने स्पीड फिक्स नहीं करनी, ठीक है। इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे पहले मैंने 2000 आरपीएम पे 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में 2000 दफ़ा जो है ना ये हमारी मशीन घूम रही है। ये तो बहुत कम स्पीड मैंने लिखी है। ये तो 10,000 15,000 30,000 तक जो है ना वो हम आरपीएम देते हैं। तो फिर छोटे छोटे डेंसिटी के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स सेटल डाउन होते हैं। तो हमने क्या करना है, मैंने इस पर टाइम भी सेट कर दिया है और मैंने इसकी स्पीड भी सेट कर दी है कि इतनी देर के लिए ये घूमे। अब उस देर के बाद ऑटोमेटिक मशीन रुक जाती है। ये मैं इसको निकालूंगा। अब दो चीज़ें होंगी मेरे पास, ये इस तरह का मुझे मिलेगा। एक होगा जिसके अंदर कंपोनेंट्स यहाँ पे बैठ जाएंगे, और दूसरा ऊपर पूरे का पूरा सोल्यूशन होगा, यानी ऊपर यूँ फैले हुए होंगे बाकी तमाम के तमाम जो है ना उसमें स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेलीज हैं या कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक बेटे वो कंपोनेंट्स जो नीचे बैठ गए हैं जिनको हम पैलेट का नाम देते हैं, और दूसरा जो ऊपर है इसको हम सुपर न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। सुपर न्यूट्रिएंट को आम अल्फाज में नथार कहते हैं, जो ऊपर आ जाता है। ये पैलेट्स ये नीचे बैठ गई। अब हमने क्या किया, एक स्पीड पे ऊपर वाला सुपर न्यूट्रिएंट अलहदा कर लिया, दूसरी वायल में मैंने डाल लिया, ठीक है। अप एंड ड्रॉप ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर हम ये काम करते हैं, और ये पैलेट्स मैंने रिमूव कर ली, यानी एक नंबर 1 कंपोनेंट मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने, जाहिर बात है कि जो सेपरेट किए हैं वो कौन से साइज़ के होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे या लार्ज साइज़ के होंगे? लार्ज साइज़ के होंगे, क्योंकि सबसे पहले लार्ज वाले ही सेपरेट होंगे, ठीक है। और स्लो स्पीड पे, स्पीड सबसे कम रखी अभी मैंने। अब मैं कहता हूँ इस सुपर न्यूट्रिएंट को मैंने इसमें ट्रांसफ़र किया और स्पीड मैंने इंक्रीज़ कर दी। स्पीड क्या कर दी? इंक्रीज़ कर दी। बेटे जब स्पीड इंक्रीज़ की मैंने, तो इसका मतलब ये है कि अब इस सुपर न्यूट्रिएंट में से कुछ कंपोनेंट्स जो है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जो सेटल डाउन होंगे वो क्या कहलाएंगे? पैलेट्स। और जो ऊपर बचे रहेंगे, यानी जो और छोटे साइज़ के होंगे वो अभी भी सोल्यूशन में रहेंगे, वो सुपर न्यूट्रिएंट। इस तरह मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन लूँगा इसी सुपर न्यूट्रिएंट की, उसको फिर और हाई स्पीड के ऊपर जो है ना वो स्पन करूँगा, जिसके नतीजे में पैलेट्स अलहदा होंगे और सुपर न्यूट्रिएंट अलहदा हो जाएगा। करते कराते डिफरेंट वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर मैं इसके जो है ना वो डिफरेंट फ्रैक्शंस ले लूँगा, ठीक है। यानी स्पीड चेंज करता जाऊँगा, फ्रैक्शन ले लूँगा, स्पीड चेंज करता जाऊँगा, फ्रैक्शन ले लूँगा, स्पीड चेंज करता जाऊँगा, फ्रैक्शन ले लूँगा। अब बेटे इस होल के अंदर जो है ना कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए मैं ना इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने सेल थ्योरी पढ़ी। सेल थ्योरी के अंदर हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़े, जिसके बारे में हमने कहा कि जो तमाम जानदार हैं वो सेल एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, और सेल इस ज़िंदगी का बुनियादी यूनिट है, और नए सेल्स प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। और फिर हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि मिड 19th सेंचुरी के अंदर सेल थ्योरी बना ली हुई थी साइंटिस्ट ने। उसके बाद हमने कहा कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम सेल थ्योरी की स्टडी कर सकते हैं, सेल की स्टडी कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। असल में सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए ये टेक्निक्स आनी चाहिए। उनमें हमने सबसे पहली टेक्निक पढ़ी जिसका नाम सेल फ्रैक्शनेशन है, जिसमें हमने सेलुलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। किसको सेपरेट करना है? सेलुलर कंपोनेंट्स को, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी।
अच्छा, फिर हमने कहा कि इसका जो मेजर प्रिंसिपल है उसमें दो बड़ी चीज़ें हैं, दो बड़े स्टेप्स हैं, जिसमें होमोजेनाइजेशन है पहला स्टेप और दूसरा स्टेप क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन में क्या है, हमने होमोजेनस मैस ऑफ द सेल लेना है, बनाना है, ब्लेंडर के अंदर बनाना है और उसमें मीडियम सेलेक्ट करना है, उस मीडियम की पीएच, टेम्परेचर और आइंस का हमने खास ख्याल रखना है। एनिमल सेल्स इजीली हो जाते हैं, प्लांट सेल के लिए हमें पैक्टिनेज एंजाइम यूज़ करना पड़ता है ताकि उसकी मिडल लेमेला हम डाइजेस्ट करा लें, इजीली जो है ना वो सेपरेशन होती है। अब ब्लेंड बन गया, ब्लेंड बनने के बाद हमने उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में लेके जाना है। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो अकॉर्डिंग टू द साइज एंड डेंसिटी जो है ना वो कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है। कैसे सेपरेट करती है, दो मेजर उसके अंदर फर्दर प्रोसेसेस हैं, जैसे नंबर वन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है और दूसरी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब आपको पता चल गया होगा डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या है, ग्रेडियंट कहते हैं बहाव, वैसे बहाव कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी वाइज, यहाँ पे जो वर्ड हमें यूज करना चाहिए वो डेंसिटी वाइज अरेंज हो गए हैं, यानी जो सबसे ज्यादा डेंस थे वो नीचे, जो उससे कम डेंस थे वो ऊपर, और उससे कम डेंस ऊपर, और सबसे लेस डेंस टॉप पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी वाइज तमाम मॉलिक्यूल्स ने, तमाम ऑर्गेनेलीज ने, तमाम कंपोनेंट्स ने अपने आप को यहाँ अरेंज कर लिया। कब अरेंज किया, जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूज में रखा, हमने स्पन किया एक अच्छी खासी हाई स्पीड के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है ना वो सेपरेशन हुई। और यहाँ पे जो दूसरी है डिफरेंशियल, डिफरेंट इंटरवल्स के साथ, जैसे वो बैच प्रोसेस होता है वैसे, यानी आपने एक स्पीड रखी, पैलेट्स बने, अलहदा कर लिए, फिर आपने दोबारा उसी का सुपरनेटेंट लिया, उसको दूसरी वायर में डाला, फिर स्पीड नेक्स्ट एडजस्ट की, एंड देन आपने उसके जो है ना पैलेट्स लिए, देन सुपरनेटेंट। तो इस तरह वक्फे वक्फे से आपने हाई स्पीड करते चले गए और जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते चले गए। अब हमें पता है कि जो सबसे लोएस्ट कंपोनेंट थे, लोएस्ट से मुराद ये है कि सबसे लाइटेस्ट कंपोनेंट्स थे, वो सबसे हाई स्पीड पे जाके जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज के जरिए नीचे पैलेट्स की फॉर्म में आएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हम रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 7। कहता है कि यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द वर्ड सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बाय द मिडल ऑफ द 19th century biologists had formulated the cell theory, which is the fundamental concept in the biology. The generally accepted portion of the modern cell theory are as follows. Number 1, ये आपके पास सेल थ्योरी है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है आपसे। द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के फंडामेंटल यूनिट भी है और हमारी बॉडी के अंदर काम भी करता है और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हमें पता है यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, दो किस्म के तो जानदार हैं, या एक सेल से बनेंगे या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनेंगे। सेल अराइज फ्रॉम द अदर सेल्स थ्रू सेलुलर डिवीजन। सेल्स सेल की डिवीजन से बनते हैं। This chapter will also help you to become familiar with the structure of the cell and how they work, and also the basic techniques essential for cell study. Cell study के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं? आज हमने पहली टेक्निक पढ़ी जिसमें सेल फ्रैक्शनेशन है। Techniques used in cell biology to know the structure and function of the cell and cell organelles. Some of the techniques will be discussed here in brief. Cell fractionation. Cell fractionation is the combination of the various methods. अब इसमें काफ़ी सारे मेथड्स शामिल हैं सेल फ्रैक्शनेशन में। ये भी मेथड, होमोजेनाइजेशन एक मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है, टू यूज टू सेपरेट अ सेल ऑर्गेनेलिज एंड द कंपोनेंट्स बेस्ड अपॉन द साइज एंड डेंसिटी। यानी साइज एंड डेंसिटी की बेस पे हमने सेपरेशन करनी है, या सेल की सेपरेशन, या सेलुलर ऑर्गेनेलिज की, या सेलुलर कंपोनेंट्स की। अच्छा, इट इज़ वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। हमें पता है कि कंपोनेंट्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाएंगे हम उन्हें देखने के लिए। of the cell component. The principles of the cell fractionation consists of two steps. Number 1 is homogenization and centrifugation. Homogenization क्या है? It is a formation of homogeneous mass of the cell. इसमें सेल में homogeneous mass हमने बनवाना है. It involves the grinding of the cells in the suitable medium with the correct pH. ठीक है, सही pH होनी चाहिए हमारे पास मीडियम की, आयोनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर। और अगर वो प्लांट है तो इन प्लांट्स एंजाइम जो है ना वो पैक्टिनेज एंजाइम इज यूज्ड, उसको हम यूज करते हैं एडिड टू डाइजेस्ट द मिडल लेमेला। मिडल लेमेला को जो है ना वो डाइजेस्ट करवाने के लिए यूज करते हैं। दिस कैन बी डन इन अ ब्लेंडर, यानी ये सारा काम किस में करेंगे? ब्लेंडर में। और ये सारा काम किस में करेंगे? सेंट्रीफ्यूज में। दिस प्रोसीजर गिव राइज टू अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ द सेल्स विच इज देन टू बी सेंट्रीफ्यूज्ड। यानी हमें हमारे पास यहाँ पे एक होमोजेनस मिक्सचर मैस ऑफ सेल बन जाएगा, उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए लेके जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड द डेंसिटीज under the influence of the centrifugal force. It is done by the machine called centrifuge. ये centrifuge एक मशीन है, उसके जरिए हम करेंगे। This machine जो can spin the tubes at very high speed, यानी काफ़ी हाई स्पीड के ऊपर ये स्पन करती है। और मैंने बताया कि रेवोल्यूशन पर मिनट में हम स्पीड को काउंट करते हैं। At each step the contents which settles in the bottom of the tube are called pellet, यानी जो बॉटम में बैठ जाएंगे उनको हम पैलेट्स का नाम देंगे। एंड दोज दैट रिमेन सस्पेंडेड above the in the form of liquid called supernatant after each speed, यानी each speed का मतलब
पहले हमने 2000 पे निकाल किया, फिर 3000, फिर 4000, इस तरह। आफ्टर ईच स्पीड द सुपरनेटेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड द सेंट्रीफ्यूज अगेन, यानी उसको नई बॉयल में डालेंगे, उसको दोबारा से जो है उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अ सीरीज ऑफ द पैलेट्स कंटेनिंग ऑल सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी जो सबसे पहले वाली फ्रैक्शन आएगी वो सबसे डेंसियस्ट बल्किएस्ट होगी, उसके बाद जो है ना फिर उससे कम एंड देन सो ऑन। स्मॉलर साइज कैन बी देयरफॉर बी ऑब्टेन। अब यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर है। बिफोर वाले में क्या है कि सेल होमोजिनेट बिफोर सेंट्रीफ्यूगेशन है, और दूसरे वाले में क्या है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो ऊपर लिखा हुआ है सेल होमोजिनेट, यानी सेल का होमोजेनियस मिक्सचर हमने लिया, और दूसरी तरफ स्मॉलर लेस डेंस जो है ना वो कंपोनेंट सुपरनेटेंट में रहेंगे, और जो बल्किएस्ट है वो कहाँ आ जाएंगे, पैलेट्स में। क्लियर बेटा? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो हम आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।